इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। किंजल, ये तुम क्या बोल रही हो? संजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किंजल की कई बातें सुनकर। अरे संजू, कुछ नहीं, ये साजिया ना ऐसे ही बकवास करती रहती है। तू क्या जानती नहीं कि तेरा झूठ मैं यूं ही पकड़ लेती हूँ। फिर भी तू मुझे झूठ कह रही है। तू आ मेरे साथ। संजना उसे अपने साथ कमरे में लेकर आई। किंजल भी मुंह नीचा करे उसके साथ आई। चल अब बता, करण कौन है? करण मेरा क्लासमेट था। क्या तू उसे पसंद करती है? ऐसा नहीं है संजू। हाँ, कॉलेज के टाइम मुझे वो पसंद था, पर क्या क्या अब तू उसे पसंद नहीं करती क्या? हाँ मतलब नहीं। हाँ या ना? हाँ करती हूँ, पर वो किसी और को पसंद करता था और मुझे लगता है कि अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। पर तूने उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताया था कुछ? कैसे बताती? वो तो अकड़ों मुझ पर गुस्सा ही करता रहता था, आंखें दिखाया करता। मैं कुछ भी करूं, उसे हमेशा प्रॉब्लम होती थी। उसे तो सिर्फ वो छिपकली ही दिखाई देती थी। अब ये छिपकली कौन है? मोनाली, करण की गर्लफ्रेंड। ओह, तो ऐसा बोलना। हाँ यार, पर इस सब के बारे में कोई डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है ना? क्यों नहीं? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? संजू, बताने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। वन साइड लव में कोई उम्मीद होती है क्या कभी? हाँ, शायद तू सही कह रही है। उसकी लाइफ में कोई और है तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हाँ, इसलिए तो मैं इस सब के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती हूँ। पर ये साजिया ना मुझे उसके बारे में याद दिलाती रहती है। कोई बात नहीं, शायद भगवान ने करण से भी कोई अच्छा तुम्हारे लिए ढूंढ कर रखा हो। और क्या पता ऐसा कोई तुम्हें मेरी शादी में ही मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो खुद कैदी बनकर जा रही है और साथ में मुझे भी घसीटना चाहती है क्या? भाई, मुझे तो अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। ओए, मैं कोई कैदी बनकर नहीं जा रही हूँ समझी, और शादी से किसी की आज़ादी नहीं छिनती है। ये तुझे शादी के बाद पता चलेगा समझी, देख लेना। मैं तो चाहती हूँ कि काश ये शादी ही ना हो। संजना बहुत ही धीमे से बोली। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस तरफ अनिरुद्ध संजना के घर आने के लिए तैयार हो रहा था। सौरभ सुन, आज मैं संजना के घर जाकर मौका देखकर संजना को सच बताने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं उसे सच बता पाऊँ। हाँ, अब तो तुझे उसे घर जाकर ही सब कुछ बताना होगा। वो तो अब घर नहीं निकल सकती। उसकी शादी की रस्में जो शुरू होने वाली है। अब तो घर पर ज़्यादा मेहमान भी होंगे। कुछ तो करना पड़ेगा संजना से मिलने के लिए। हाँ, ये तो तू कर ही लेगा। ओबराय जो है। चल अब मैं चलता हूँ। हाँ जा, ऑल द बेस्ट। अनिरुद्ध अब घबराहट सी होने लगी थी। गॉड प्लीज़ मुझे हिम्मत देना, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी और सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकल गया। संजना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज शादी के पहले दिन की कुछ रस्में शुरू हो रही थी। संजना तैयार हो गई थी। हो गई या ना? हमें देर हो रही है मंदिर जाने के लिए। पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। रागिनी जी संजना को बुलाने के लिए कमरे में आती हुई बोली। हाँ माँ, रेडी। हाँ मासी, हम दोनों रेडी हैं, चलिए, किंजल बोली और फिर तीनों नीचे हॉल में चले गए। मोहित और राजेश जी भी सब तैयारी में लगे हुए थे। राघव, ये प्रसाद गाड़ी में रखवा दो, पूजा के बाद सबको बांट देना। मोहित ने मिठाई के डिब्बे उसके कजिन भाई राघव को देते हुए कहा। ठीक है मोहित, पर संजू कहाँ है? लो आ गई मैं भी, संजना ने वहाँ आते हुए कहा। वाह, बड़ी सुंदर लग रही है। राघव की बात सुनकर संजना मुस्कुराने लगी। मोहित, ये शादी के कार्ड्स हैं जो जगदीश जी ने भिजवाए हैं, और ये कार्ड पूजा में रखना है। ये दूल्हे का छुआ हुआ कार्ड है, इसलिए ये सब मिक्स मत कर देना। राजेश जी ने कुछ कार्ड्स मोहित को देते हुए कहा। ठीक है पापा, चलो मैं चलता हूँ मंदिर। राघव, चल, आप लोग आ जाना जल्दी से। मोहित एक हाथ में कुछ और सामान और कार्ड्स लेते हुए बाहर जाने लगा। मैं अभी 5 मिनट में आई, संजना ने कहा और वो ऊपर टेरेस पर जाने लगी। अरे संजू, देर हो रही है, अब कहाँ जा रही है? रागिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, पर संजना बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई। ये देखकर किंजल भी उसके पीछे जाने लगी। अनिरुद्ध अब सिंघानिया मेंशन पहुँच चुका था। उसने गाड़ी पार्क की और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र ऊपर टेरेस पर पड़ी।
वह देखते ही वो सब कुछ भूल गया और एकटक वहाँ देखने लगा। संजना टेरेस पर खड़ी खड़ी आंखें बंद करके खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ये देखकर अनिरुद्ध को बहुत ही दर्द हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अनिरुद्ध को संजना के पीछे से कोई आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर अनिरुद्ध दीवार के पीछे छुप गया और वहाँ देखने लगा। वो देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो संजना से कुछ बात कर रही थी और उसके आंसू भी पोंछ रही थी। अनिरुद्ध उसका चेहरा देखने के लिए दरवाजे की तरफ आने लगा और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। किंजल को संजना के साथ देखकर अनिरुद्ध को बहुत बुरा झटका लगा था। इसका मतलब किंजल अपनी बहन की शादी में आई है, वो और कोई नहीं पर संजना है। ओ माय गॉड! अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली अपनी। इससे पहले कि किंजल मुझे देख ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। अनिरुद्ध हड़बड़ी में जैसे ही जाने लगा तभी वो मोहित से टकरा गया। उससे टकराते मोहित के सारे कार्ड्स नीचे गिर गए और सब मिक्स हो गए। आई एम सॉरी मोहित, मैं अभी सब उठा लेता हूँ। अनिरुद्ध जल्दी से सारे कार्ड उठाने लगा। उसने एक एक करके सभी कार्ड्स इकट्ठे किए और खड़ा हो गया। ये लीजिए मोहित। मोहित को अनिरुद्ध का बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा था। अरे मिस्टर अनिरुद्ध, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे, और वो भी बाहर से? अंदर भी नहीं आए? मोहित ने कार्ड्स लेते हुए कहा। हाँ, वो आपसे मिलने आया था, पर मैं अंदर जाऊँ उससे पहले ही एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए। ओह, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, पर आप थोड़ी देर के लिए आए होते तो अच्छा लगता। हाँ, इसलिए मैं आया था, पर अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, पर आपको शादी में आना ही होगा। जी ज़रूर, अनिरुद्ध ने कहा और वो टेरेस पर एक बार नज़र डालते हुए चला गया। पर तब तक संजना और किंजल वहाँ से जा चुकी थी। अरे, ये सब कार्ड्स तो मिक्स हो गए। इसमें से पूजा में रखने वाला कार्ड्स कौन सा था? जो भी हो, ये वाला दे देता हूँ, सब एक जैसे ही तो हैं। उसने एक कार्ड अलग निकाला और वो भी वहाँ से मंदिर के लिए निकल गया। मोहित के जाते अनिरुद्ध की जान में जान आई। वो अभी भी सिंघानिया मैंसन के बाहर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। अब मैं क्या करूँ, अंदर भी नहीं जा सकता। किंजल ने और संजना ने साथ में मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। किंजल के लिए भी मैं कोई और अनिरुद्ध ओबराय हूँ, और संजना के लिए भी अनिरुद्ध खुद ही अपनी किस्मत पर सिर पीट रहा था। ये सौरभ का पहचान बदल के संजना के पास जाने का आइडिया मैंने माना ही क्यों? सौरभ, मेरे भाई, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। और मेरे प्यारे अंकल, अगर आपने कसम ना दी होती तो मुझे संजना से ये सब छुपाना नहीं पड़ता। अनिरुद्ध अकेले ही बड़बड़ाए बढ़ जा रहा था। उसे पछतावा हो रहा था, पर वो जानता था कि उन्होंने जो भी किया अनिरुद्ध की भलाई के लिए किया था। ये सब सोचने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। मंदिर में सब आ चुके थे, पूजा भी शुरू हो चुकी थी। मोहित ने गलती से अनिरुद्ध का ही छुआ हुआ कार्ड पूजा में रख दिया। संजना के हाथों से पूजा की गई और फिर बाद में पूजा का प्रसाद पूरे मंदिर में बांटा गया। शादी की एक रस्म बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुई। अनिरुद्ध सीधा घर पहुंचते सौरभ के पास गया। सौरभ ने जैसे अनिरुद्ध को अपने पास आता हुआ देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या हुआ भाई, तूने संजना से बात की या नहीं? पर अनिरुद्ध ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा बेड पर बैठ गया। मतलब तो उसे नहीं बता पाया है ना? हम अनिरुद्ध के मुंह से बस यही शब्द निकला। ये सुनते सौरभ भी उसके पास बैठ गया। सुन, किंजल संजना की बहन है, अनिरुद्ध धीमे से बोला। हाँ, तो सौरभ को जैसे अनिरुद्ध की बात सुनाई नहीं दी थी, या फिर उसे अभी समझ नहीं आया था, पर जैसे ही उसके दिमाग की घंटी बजी वो तुरंत बोल पड़ा। क्या? हाँ, इसलिए आज मैं उसके सामने नहीं जा पाया। हे भगवान, क्या दुनिया में और कोई नहीं है जो आप सिर्फ हमारे ही पीछे पड़े हैं? मुसीबतें कभी ख़त्म ही नहीं होती, या आपको हमसे कुछ एक्स्ट्रा लगाव है? सौरभ की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर फीकी स्माइल आ गई। अबे तू स्माइल क्यों कर रहा है? ये सब भगवान ने नहीं बल्कि तेरी वजह से हुआ है, और तू भगवान को दोष दे रहा है। अरे मेरी वजह से कैसे? ये चेहरा बदल के जाने का आइडिया किसका था? हाँ, पर तभी मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा था, याद है ना? हाँ, पर आइडिया तो तेरा ही था ना? दोनों ही एक दूसरे को दोष देने में लगे हुए थे। ओए बंदरो, चुप करो, नहीं तो दोनों के गाल पर एक थप्पड़ लगाऊंगी।
ये जोर की आवाज़ सुनते ही दोनों चुप हो गए और एक दूसरे के सामने आंखें फाड़े देखने लगे, जैसे उन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि तूफान आ चुका है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। सामने दादी छड़ी हाथ में ली हुई दोनों को घूर रही थी। दादी, आप दोनों एक साथ बोले। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे दादी, आपका ही तो घर है, आप तो आ ही सकती हैं, है ना? सौरभ दांत दिखाते हुए बोला। पहले तू यहाँ आ। दादी ने अपनी छड़ी से सौरभ को अपने पास खींचते हुए कहा। दादी, मैंने क्या किया? तूने अब क्या किया? अभी बताती हूँ तुझे तो। दादी सौरभ को छड़ी से मारने लगी। आओ दादी, लग रही है। आई माँ, दादी। ओए, तू क्या खड़ा है? दादी को रोकना। वैसे दादी कोई ज़ोर से नहीं मार रही थी, पर हमारा सौरभ था ही थोड़ा हाइपोक्रोटिक, जो कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा और चढ़ा के बोलता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा नखरे दिखा रहा था। ये क्या मुझे रोकेगा? तो अभी आ। दादी अनिरुद्ध को भी अपनी छड़ी से मारने लगी। अरे दादी, मुझे क्यों मार रही हैं? मारना है तो इस बंदर को मारिए ना। अनिरुद्ध और सौरभ दोनों ही दादी से बचने के लिए इधर उधर उधम मचा रहे थे। मार तो दोनों को पड़ेगी, लंगूर कहीं के। कितने फ़ोन किए पर दोनों में से कोई भी इस लीला का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे इसलिए ऑटो से आना पड़ा, एयरपोर्ट से। दादी, आपको बताकर आना चाहिए था ना। सौरभ के मुंह से गलती से निकल गया ही तो अनिरुद्ध ने मन में बोला और आगे होने वाले इंटरटेनमेंट देखने के लिए तैयार हो गया। तेरी तो मैं क्यों बता कर आऊँ, मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ। दादी तो कमर तोड़कर सौरभ के पीछे पड़ गई थी। सौरभ भागता हुआ हॉल में चला गया। दादी भी उसके पीछे गई। अनिरुद्ध खुश था कि सौरभ की वजह से दादी का ध्यान उस पर से हटा तो सही। सौरभ हॉल में अखिल जी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरे माँ, क्या कर रही हैं आप? अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अखिल जी ने दादी को रोकते हुए कहा। तो मुझे उम्र के नाम पर बूढ़ी कह रहा है? दादी का निशाना अब अखिल जी बन गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर सौरभ वहाँ से खिसक गया और अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ा रह गया। ये दादी नाम का तूफान कभी भी कहीं भी आ सकता है, सौरभ धीमे से बोला। अबे, दादी है हमारी, ऐसे नहीं बोलते। वैसे गलती हमारी भी थी, हमने उनका कॉल नहीं उठाया। अनिरुद्ध ने थोड़ा बुरा लग रहा था। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आने वाली हैं, नहीं तो उनका कॉल उठा लेता। अबे, मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। पर तुझे तो पता था कि उनका कॉल आ रहा है, फिर भी तूने उठाया नहीं। हाँ, वो मतलब मुझे क्या पता था, पर वो कभी बता कि कहाँ आती हैं। और तू तो जानता है ना, मेरी दादी को कब से मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं। मुझे लगा इसलिए कॉल कर रही हैं। तू भी ना सौरभ, दादी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ऑटो से आने में। तकलीफ़ और उनको, मुझे तो चिंता उस ऑटो वाली की हो रही थी। बेचारा कैसे लाया होगा दादी को। ये सुनते अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। तुम दोनों खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? यहाँ आके मेरे पैर छुओ, दादी ने दोनों को टोकते हुए कहा। अनिरुद्ध और सौरभ ने बड़े आदर से दादी के पैर छुए और दादी ने भी भर भर के आशीर्वाद दिए। तभी बाहर से ऑटो वाला आया, जो कब से अपने पैसे की राह देख रहा था। ओ साहब, मेरे पैसे तो मुझे दे दीजिए। दादी तो अभी अंदर से लाती हूँ कहकर आई ही नहीं। कितने पैसे हुए? अनिरुद्ध ने अपना वॉलेट निकालते हुए कहा। 150 रुपये। ये लो। अनिरुद्ध ने पैसे दिए और वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। माँ, आप लंदन से निकली तभी हमें बता दिया होता तो हम आपके आने से पहले वहाँ आ जाते ना। अखिल तो जानता है ना, मेरा मन किया यहाँ आने का तो तभी निकल गई। और ये फ़ोन करना, ये मुझे याद नहीं रहता। हमारे ज़माने में तो हम ऐसे ही किसी के भी घर पहुँच जाते थे दादी, पर ये नया वाला ज़माना है। सौरभ ने बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए कहा। तू ना बीच में बोलियो ही मत, दादी ने सौरभ को आंख दिखाते हुए कहा। माँ, आप आराम करिए, थक गई होंगी। मैं मनीष को कॉल कर देता हूँ कि आप सही सलामत पहुँच गई हैं। हाँ, ले छोरे, मेरा सामान कमरे में रख दो। बेटे अनिरुद्ध, मेरे साथ चलो, और सौरभ तुम भी। दादी ने सामान सर्वेंट को पकड़ाया और अपने कमरे में चली गई। अनिरुद्ध और सौरभ भी दादी के साथ गए। तो बताओ, क्या खिचड़ी पकाई है तुम दोनों ने? दादी ने दोनों को के चेहरे को देखते हुए कहा। ये सुनते दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। एक दूसरे को घूरते ही रहोगे या फिर कुछ बताओगे भी? वैसे दादी थोड़ी स्वभाव से डेंजर थी, पर सौरभ और अनिरुद्ध पे जान छिड़कती थी
और उन्हें समझती भी थी। स्कूल में या कॉलेज में कोई भी गड़बड़ होती थी तो दोनों ही दादी के पास ही सल्यूशन लेने आते थे और दादी के आइडिया इतने ही इफ़ेक्टिव होते थे। वो दादी बात यह है कि अनिरुद्ध ने दादी को शुरुआत से सब कुछ बताया। दादी सौरभ वाला प्लान तो पहले से ही जानती थी, पर आगे की कहानी उन्हें मालूम नहीं थी। हम मतलब हमारा प्लान अब हम पर ही उल्टा पड़ गया है। अब संजना को सच कैसे बताएं? किंजल के सामने तुम लोग नहीं जा सकते। दादी ने दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू कर दिए थे। हाँ दादी, अब मैं उन लोगों के घर भी तो नहीं जा सकता। तो उसके घर नहीं जा सकता, पर उसे तो बुला सकता है ना? पर दादी, संजना की शादी है तो वो अकेले कैसे आ सकती है बाहर? सौरभ की दादी की बात समझ नहीं आई थी पूरी तरह। देख अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध ओबराय के नाम से एक चिट्ठी लिख कर संजना को मिलने बुलाएगा। अब तो हल्दी वाले दिन तो वहाँ जाने ही वाला है, तब कोई अच्छा मौका देखकर उसे टेरेस पर बुलाना और फिर तुम अपनी असली रूप में उसके सामने आना और सारी सच्चाई उसे बता देना। हाँ, पर दादी, किंजल के होते हुए मैं अपनी पहचान बदल के वहाँ कैसे जाऊँ? वो तो पहचान जाएगी कि मैं अनिरुद्ध ओबराय नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मुझे जानती है। अनिरुद्ध की बात भी सही थी। इस पहचान बदल के जाने के चक्कर में उसने बड़ी मुसीबत मुंह मोड़ ली थी। नहीं पहचानेगी वहाँ पर कुछ। कल रात को जाना और संजना को सब बता देना, फिर तो तुम्हें हल्दी वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे जाओगे, क्या करोगे, वो तुम देख लेना। दादी ने अपना आइडिया दे दिया था और अनिरुद्ध को भी ये पसंद आया था। मुझे अब वहाँ जाना तो होगा ही, सिर्फ कल का ही दिन है और उसके अगले दिन संजना की हल्दी। अब संजना को मेरे नाम की हल्दी लगानी ही पड़ेगी, और वो भी मेरे हाथों से। हाँ, ये हुई ना बात? दादी उत्साह से बोली। अब आया है तू अपने ओबराय के फार्म में? सौरभ अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। जब पहले मैं उस जगदीश त्रिपाठी और उसके बेटे की थोड़ी खबर ले लूँ। चल सौरभ और दादी, आप सो जाइए। अनिरुद्ध और सौरभ दोनों कमरे में आ गए और अपने सीक्रेट एजेंट को कॉल लगाया। क्या माहौल है वहाँ का? यहाँ तो शादी की तैयारियाँ चल रही है। जगदीश चंद और उनके बेटे पर भी मेरी नज़र है। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उन पर कड़ी नज़र रखना। वो किनसे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, घर में कौन कौन आता है, सब। ओके सर। अनिरुद्ध ने कॉल कट कर दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? सौरभ ने अनिरुद्ध को कुछ सोचते हुए देखकर पूछा। नहीं, अब तक तो नहीं, पर हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि इस जगदीश चंद के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो शादी के पहले तो मेडिसिन कोरिया नहीं भिजवाने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा बना बनाया खेल फेल हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो अनिरुद्ध, बहुत शातिर आदमी है वो। उसे जरा सी भी भनक लग गई तो वो थोड़ी देर में ही करेगा मेडिसिन को कोरिया भेजने के लिए। हाँ, कल मैं शर्मा जी से कहकर कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ, पर अब सो जाते हैं, बड़ी नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। चल, गुड नाइट। और सौरभ ने कहा। फिर दोनों सोने चले गए। सुबह हो चुकी थी और संजना और किंजल अभी सो रही थी। मोहित, जरा दोनों बहनों को उठा के तो आ। 10 बजे पूजा है और अभी भी घोड़े बेच के सो रही हैं। रागिनी जी बोले और फिर पूजा की तैयारियों में लग गई। हाँ मम्मा। मोहित संजना को उठाने उसके कमरे में गया। संजना को इतने सुकून से सोया हुआ देखकर मोहित का मन ही नहीं किया उसे उठाने का। वो धीमे से उसके पास बैठ गया और धीमे से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी फिर से रागिनी जी ने आवाज़ लगाई और अब मोहित के पास और कोई रास्ता नहीं था संजना को उठाने के सिवा। संजू, ओ संजू, चल उठ, सुबह हो गई है। भाई, सोने देना थोड़ी देर। संजना करवट बदल कर फिर से सो गई। तू ऐसे नहीं उठेगी ना? संजना ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहित ने उसका कंबल पकड़ा और जोर से खींच लिया। संजना तुरंत ही उठ गई। भाई, ये क्या बात हुई? ऐसे कोई खींचता है कंबल? पर तू उठ नहीं रही थी तो फिर मैं क्या करता? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पूजा का टाइम हो गया जाएगा। हाँ किंजल, उठी क्या? नहीं तो फिर चलो। संजना एक्साइटमेंट में से खड़ी हुई, जैसे कोई शरारत करने का प्लान उसके दिमाग में जन्म ले चुका हो। वो दौड़ती हुई किंजल के कमरे में जाने लगी और पीछे से मोहित भी। संजना ने जाके देखा तो किंजल पूरे टेढ़े तरीके से सोई हुई थी और
उसका कंबल जमीन पर बेचारा सो रहा था। ये लड़की भी ना अभी तक ऐसे ही सोती है, संजना बोली और मोहित भी मुस्कुराने लगा। अब देखो भैया मैं क्या करती हूँ। संजना ने एक काली काजल ली और किंजल के चेहरे पर मूछ बना दी और डाकू वाला टीका भी कर दिया और हाँ एक बड़ा तिल भी। अब ठीक है, चल अब मेरी बारी, मोहित बोला और वो भी कुछ ढूंढने लगा। हाँ मिल गया। मोहित ने एक रबर बैंड लिया और किंजल की पोनी तेल को फौंड कर के बांध दिया, जिससे उसकी पोनी पहले से आधी ही दिख रही थी। सुन संजू, वो नकली बाल लाए थे, वो लेकर आ जा। तो हाँ अभी लाई। संजना अपनी हंसी दबाती हुई चली गई। सॉरी किंजल, मोहित भी हंसता हुआ बोला। ये लो भाई। मोहित ने उस नकली बाल बीच में से काट लिए और किंजल के पास रख दिए और उसके पास एक कैंची भी रख दी। वाह भाई क्या बात है, जोरदार आइडिया। संजना ने और मोहित ने एक दूसरे को धीरे से ताली दी और अपना ड्रामा शुरू कर दिया। किंजू ये क्या हो गया, ये देख, संजना चिल्लाती हुई बोली। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, हे भगवान, मोहित भी जोर से ड्रामा करते हुए बोला। किंजल आवाज़ सुनकर उठ गई तो उसने आंखें नहीं खोली। किंजू तू अभी भी सो रही है, देख तो सही ये क्या हो गया, संजना घबराहट के साथ बोली। संजना की ऐसी आवाज़ सुनकर किंजल ने आंखें खोली और बैठ गई। संजू क्या हुआ है, क्या हो गया, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो। किंजल भी उन्हें ऐसे देखकर घबरा गई। किंजू ये तेरे बाल, मोहित ने उसके बाल की और उंगली दिखाते हुए कहा। ये सुनकर किंजल ने अपनी पोनी पकड़ी और आगे करके देखने लगी। जो बाल उसकी कमर तक आते थे वो सिर्फ उसके कंधे तक आ रहे थे। ये देखकर किंजल भी घबरा गई। अरे मेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए। तभी उसकी नज़र पास पड़े हुए बाल और कैंची पर गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। मेरे बाल किसने काटे, अब मैं क्या करूँगी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। किंजल का चेहरा ऐसे हो गया था कि बस अब वो रो ही पड़ी। मुझे तो ये कोई चोटी काट चुड़ैल का काम लगता है, मोहित गंभीर होते हुए बोला। हाँ मुझे भी। संजना की बात सुनकर किंजल की आंख से आंसू बहने लगे। क्या बोल रहे हैं आप दोनों, ऐसा कैसे कोई चुड़ैल आ सकती है, अब मैं क्या करूँगी। किंजल रोने लगी थी। उसे रोता देखकर संजना और मोहित जो उसके मजे ले रहे थे वो भी सीरियस हो गए और एक दूसरे की आंखों में देखकर मजाक खत्म करने का इशारा दे दिया। अरे किंजू हम तो मजाक कर रहे थे, मोहित उसके पास बैठता हुआ बोला। हाँ मेरी जान, ये देख ये नकली बाल हैं, संजना ने वो बाल किंजल को दिखाते हुए कहा। ये सुनकर किंजल दोनों को घूरने लगी और उसने हाथ में अपने बालों पर रखा और तभी उसे एहसास हुआ कि पोनी को रबड़ बैंड से फोल्ड किया है। पहले थोड़ी नींद में और टेंशन में होने के कारण उसे ये समझ में नहीं आया था, पर अब वो समझ गई थी। उसने तुरंत रबड़ बैंड निकाल लिया। मतलब ये आप दोनों का मजाक था, किंजल गुस्से में बोली। हाँ सॉरी किंजल, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी सीरियस हो जाओगी। संजना को अब लग रहा था कि अब किंजल उन लोगों को छोड़ने नहीं वाली है। पता है इस मजाक के चक्कर में मेरी जान अटक गई थी। यहाँ रुको मैं अभी बताती हूँ। किंजल ने 2 पिलो लिए और संजना और मोहित की और जोर से फेंके। लो और भी लो। किंजल उसके हाथ में जो आ रहा था वो उनकी तरफ फेंकने लगी। अरे अरे सॉरी यार किंजल, संजना सभी चीज़ों से बचती हुई बोली। सॉरी किंजू, मोहित ने भी कान पकड़ के किंजल से माफ़ी मांगी, पर किंजल अभी भी उनसे गुस्सा थी। संजना धीमे से उनके पास गई और उसे गले लगा लिया। मोहित भी आके गले लग गया। सॉरी दोनों एक साथ बोले। किंजल का गुस्सा भी शांत हो गया। अच्छा ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार ऐसा मजाक नहीं, पक्का। ये बोलते ही तीनों एक दूसरे के सामने देखने लगे और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। किंजल भी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी जा रही थी। इस हंसी वाले माहौल में अचानक संजना सीरियस हो गई। किंजल तेरे चेहरे को क्या हुआ। ये सुनकर मोहित भी उसे सीरियस होकर देखने लगा। कुछ भी तो नहीं, किंजल ने चेहरे को छूते हुए बोला। ये देख किंजल, संजना ने किंजल को शीशे के पास ले जाते हुए कहा। किंजल ने जैसे अपना चेहरा शीशे में देखा वो जोर से चिल्लाई संजू, और ये सुनते ही संजना और मोहित पेट पकड़कर हंसने लगे। जैसे ही किंजल संजना की ओर मुड़ी, संजना वहाँ से भागने लगी। मोहित भी वहाँ से भागा। रुको, भागते कहाँ हो,
किंजल चिल्लाई और वो भी उनके पीछे भागी। तीनों पूरे घर में इधर से उधर भाग रहे थे और सभी किंजल का चेहरा देखकर हंस रहे थे। तीनों ऐसे ही भागते हुए थक गए और हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। तुझे ना कल हल्दी में देख लूंगी, समझी संजना की बच्ची। हाँ हाँ देख लेना, पर पहले ये मुँह धोकर आ, मुझे ये देखकर बहुत हंसी आ रही। ये सुनकर किंजल गुस्से में खड़ी और जाने लगी। भाई आप भी मुझसे बचेंगे नहीं, आज आपका दिन था, कल मेरा भी हो आएगा। किंजल मोहित के पास से गुजरती हुई बोली और फिर चली गई। संजना भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। 10 बजे संजना के हाथ में सत्यनारायण देव की पूजा हुई और उनकी कथा भी सबने मिलकर सुनी। बाद में सबने प्रसाद लिया और पूजा समाप्त की। आज शाम को माता का जगराता रखा था। वैसे तो नवरात्र पर ज़्यादा होता था, पर रागिनी जी का कहना था कि इस अच्छे काम की शुरुआत माता की भक्ति से हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी। अनिरुद्ध बेटा, आज तो माता भी तुम्हारे साथ होगी, जाके सब कुछ बता दे, फिर पूरा यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। दादी ने अनिरुद्ध को आशीर्वाद देते हुए कहा। हाँ भाई, जाके सब कुछ ठीक कर दे, सौरभ अनिरुद्ध को गले मिलते हुए बोला। अनिरुद्ध माता के और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ सिंघानिया मेंशन आने के लिए निकल चुका था। आज वो अपनी असली रूप के साथ बिना मास्क लगाए सिर्फ माथे पे पगड़ी और मुछ लगाकर आने वाला था, ताकि उसे कोई और ना पहचान ले। जैसे वो सिंघानिया मेंशन में दाखिल हुआ, वहाँ बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। संजना उसे अभी दिखाई नहीं दे रही थी। मोहित उसे दिखाई दे रहा था, जो मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा था। आइए आइए पाजी, मोहित ने अनिरुद्ध का स्वागत करते हुए कहा। मोहित उन्हें जानता नहीं था, पर उसे लगा कि उसके पापा के दोस्त जगमिंदर का और उनका बेटा आने वाला था, तो ये शायद वही हैं। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध को संजना ऊपर से आती हुई दिखाई दी। लाल रंग के ड्रेस में वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी, साथ में किंजल भी थी। थोड़ी देर में माता का जगराता शुरू हो गया। अनिरुद्ध सही मौके की तलाश में रुका हुआ था। किंजल जाके संजना के कमरे में से वो माता की चुनरी लेके आ तो जरा, रागिनी ने कहा। हाँ मासी, अभी लाई। किंजल वहाँ से संजना के कमरे में चली गई। कमरे की अलमारी में कुंजल चुनरी ढूंढ रही थी, पर उसे मिल नहीं रही थी। तभी उसे चुनरी दिखी और उसने वो लेने के लिए खींची। उसके साथ ही नीचे रखा हुआ संजना और अनिरुद्ध का फोटो भी गिर गया। किंजल की नज़र उस फोटो पर पड़ी और उसने उसे उठाया। संजना के साथ अनिरुद्ध की फ़ोटो देखकर वो चौंक गई। उसने तुरंत ही अलमारी में और खोजना शुरू किया, जिसमें से उसे संजना की डायरी मिली और उसमें उन दोनों के कई सारे फ़ोटोज़ थे। किंजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता। अनिरुद्ध तो ऐसा लड़का नहीं था। किंजल के आंख से आंसू आ गए थे। मेरी ही दोस्त ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो अनिरुद्ध तुम संजना को? और मुझे पहले अनिरुद्ध जिंदा बनकर मेरे संजना को धोखा दिया, और अब और क्या चाहते हो तुम? पहले उसे क्यों नहीं बताया कि तुम ही अनिरुद्ध ओबराय हो? अब इस बात के जवाब तो मुझे लेने ही होंगे तुमसे, और इसकी सज़ा भी भुगतनी होगी तुम्हें। किंजल ने अपने आंसू पोंछे और चुनरी लेकर चली गई। पूरे टाइम वो ये सब ही सोच रही थी। मम्मा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, संजना ने रागिनी को कहा। हाँ बेटा, थोड़ी देर जा आराम कर ले, रागिनी ने संजना के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। संजना अपने कमरे में जाने लगी। अनिरुद्ध और किंजल दोनों का ही ध्यान उस तरफ गया। अनिरुद्ध इधर उधर देखने की कोई उसे देख तो नहीं रहा। चुपके से संजना के पीछे जाने लगा। किंजल ने उसे ऊपर जाते हुए देख लिया। अरे ये कौन है और ये संजना का पीछा क्यों कर रहा है? मुझे जाना होगा, मैं अभी आती हूँ, कहकर किंजल भी उसके पीछे जाने लगी। संजना अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी अनिरुद्ध वहाँ आया और एक कार्ड जिसमें लिखा था कि हाय संजना, मैं अनिरुद्ध ओबराय, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। टेरेस पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर आना। अनिरुद्ध ने कार्ड दरवाजे के पास नीचे रखा और दरवाज़ा नॉक किया और जल्दी से वहाँ से टेरेस पर चला गया। किंजल पीछे से ये देख रही थी। संजना दरवाज़ा खोले उससे पहले किंजल जल्दी से आई, वो कार्ड ले लिया। तभी संजना ने दरवाज़ा खोले। अरे किंजल तुम? हाँ, वो तुम्हारा सर दर्द कैसा है ये पूछने आई थी। हाँ अब थोड़ा ठीक है, अभी मेडिसिन ली है। ठीक है,
तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, किंजल ने कहा और वो भी टेरेस की ओर जाने लगी। उसने जाते जाते वो कार्ड पढ़ा। वो जैसे ही टेरेस पर पहुंची उसे अनिरुद्ध पीछे मुड़े दिखाई दिया। अनिरुद्ध ने पगड़ी और मूछ निकाल दी थी। वो चाहता था कि वो अपने असली रूप में ही संजना के सामने आए। अनिरुद्ध को जैसे ही पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, वो तुरंत पीछे मुड़ा, पर सामने किंजल को देखकर वो शॉक रह गया। किंजल तुम, वो बस इतना ही बोल पाया। सामने किंजल गुस्से से उसे ही देख रही थी। किंजल अनिरुद्ध को गुस्से से देख रही थी और उसके हाथ में अनिरुद्ध का लिखा हुआ कार्ड भी था, जिसे किंजल ने मरोड़ दिया था मुट्ठी में। किंजल तुम यहाँ कैसे? मतलब मैंने तो संजना को ये कार्ड। अनिरुद्ध थोड़ा घबरा गया था किंजल को गुस्से में देखकर। हाँ, ये कार्ड मैंने उठा लिया था। तो तुम्हें कुछ काम था क्या संजना से? हाँ, वो मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए। हाँ, तो फिर ऐसे चोरी छुपे उसे क्यों बुला रहे हो? चलो, वो कमरे में ही है, हम वहाँ जाके उससे बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उससे बाद में बात कर लूँगा। नहीं नहीं, चलो ना, बाद में वो फ्री नहीं होगी, अभी जाते हैं। छोड़ो ना किंजल, कहा ना मैं उससे बाद में मिलूँगा। तुम मेरे साथ उससे नहीं मिलना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि संजना को पता चल जाएगा कि वो जिसे प्यार करती थी वो अनिरुद्ध सिन्हा नहीं पर अनिरुद्ध ओबराय था, और वो जिसे अनिरुद्ध ओबराय समझ रही है वो एक मुखौटे के पीछे छुपा हुआ धोखेबाज अनिरुद्ध सिन्हा, जिसका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। क्यों? किंजल गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। अनिरुद्ध शौक था किंजल की बातें सुनकर। वो बस चुपचाप खड़ा रहा और सिर झुकाकर किंजल की बातें सुन रहा था। इतना बड़ा धोखा तुम कैसे दे सकते हो? और तुम यहाँ आए क्यों हो? अब ये सब खेल तुम क्यों खेल रहे हो? कुछ तो बोलो। किंजल बस रोई जा रही थी। किंजल, तो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। अब और क्या समझाना बाकी है? वो है कि तुमसे कितना प्यार करती है और तुमने क्या किया? सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी संजना से इतना ही प्यार करता हूँ, उससे भी ज़्यादा करता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अनिरुद्ध की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। नहीं, गलत तो पहले समझती थी, अब तुम्हें सही समझ रही हूँ। प्लीज़ किंजल, मुझे एक मौका दो सब कुछ बताने का। अब तुम ये सब कल पुलिस को बताना, मुझे नहीं। ये पकड़ो कार्ड, दोबारा संजना के पास भी जाने की कोशिश मत करना, समझे? और हाँ, आज अभी से हमारी दोस्ती खत्म। गुड बाय, किंजल ने गुस्से में कहा और जाने लगी। किंजल, अपने देश और प्यार के लिए तुम क्या कर सकती हो? अनिरुद्ध ने जोर से कहा। यह सुनते ही किंजल रुक गई। वो अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी। बोलो ना किंजल, अपने देश और प्यार के लिए तुम क्या कर सकती हो? मैं मेरे देश और प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी, और किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे? ये सुनते अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। अब इसमें भी तुम मुस्कुरा रहे हो? तुमने कहा कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, तो मैंने भी तो वही किया है अपने देश और प्यार की खातिर। मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा तो मैंने बोला, तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भी तो पहले ये ही कह रहा था कि तुम समझ नहीं रही हो। मेरी बात सुनने से पहले तुमने फैसला सुना दिया, दोस्ती तोड़ दी, बिना ये जाने कि मैंने ये सब क्यों किया, किस हालात में किया। ये सुनते किंजल एकदम चुप होकर अनिरुद्ध को देखने लगी और फिर रोते हुए बोली, क्या हुआ था अनिरुद्ध उस दिन? ऐसा क्या हुआ था कि तुम सगाई वाले दिन गायब हो गए और तुम्हें अपना नाम भी संजना से छुपाना पड़ा? किंजल, तुम तो जानती हो हमने साथ में इंटर्नशिप ख़त्म की थी और फिर मैं इंडिया आ गया था। हाँ, उससे एक साल पहले मैंने एक रिसर्च शुरू की थी कैंसर की दवाई के बारे में। फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने ऐसी दवाई खोज ली है जो काफ़ी हद तक कैंसर में इफ़ेक्टिव है। इंटर्नशिप के बाद मैं अमेरिका में गया और दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और अमेरिका की उस फार्मा कंपनी में जाकर उनसे भी बात की। फिर क्या हुआ, मैंने उनसे ये लिब्रेन मेडिसिन को इंडिया में बेचने की परमिशन मांगी। तब तो उन्होंने मना कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि मैं ही ओबराय फार्मा इंडस्ट्री का ऑनर हूँ तो वो मान गया। तुम तो जानती हो कि इस मेडिसिन की इंडिया में क्या कीमत होगी। इतनी महंगी दवाई सिर्फ बड़े अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ने खरीद तो इंडिया में ये 50% कम दाम में मिल सकती है। पर क्या मुझे ये विश्वास है कि अगर ये दवाई गवर्नमेंट को मिली तो ये अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच सकेगी। भ्रष्टाचारी कर्मचारी इतने ही
है कि इनकी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और पता नहीं दवाई आम आदमी तक पहुंचेगी या नहीं, और पहुंचेगी तो अपने सही दाम में नहीं। हाँ ये तो सही है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम मेडिसिन को हमारी कंपनी खरीदेगी और 50% कम दाम में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी। पर हम ये नहीं चाहते थे कि मेडिसिन जब तक यहाँ नहीं आ जाती तब तक ये बात किसी को भी पता चले। अगर पता चल गया इन मंत्री और एमएलए को तो ये मेडिसिन इंडिया में आने नहीं देंगे और अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल भी करेंगे। पर अभी भी मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें संजना का और इन सब बातों का क्या लेना देना है पता नहीं कैसे। पर उन एमएलए और मंत्री और कई और भी बड़े लोग हैं जिनको इस बारे में पता लग गया और फिर उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी। एमएलए यानी कि जगदीश चंद्र त्रिपाठी, जिनके बेटे के साथ हमारी संजना की शादी हो रही। हाँ, और फिर अनिरुद्ध ने सारी बात किंजल को बताने लगा। इस तरफ संजना को किंजल कहीं दिख नहीं रही थी, वो उसे सब जगह ढूंढ रही थी। माँ, क्या आपने किंजल को कहीं देखा? संजना ने रागिनी जी के पास जाते हुए कहा। ना बेटा, वो तो तेरे पीछे गई थी, फिर यहाँ आई ही नहीं। क्या? वो तो अपने कमरे में भी नहीं थी, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। हाँ बोलकर संजना ऊपर की तरफ आने लगी। किंजल हैरान थी, ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अनिरुद्ध को गले लगा लिया। आई एम वेरी सॉरी अनिरुद्ध, मैंने तुमको गलत समझा, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? कोई इतना कैसे प्यार कर सकता है? अनिरुद्ध ने ये सुनकर मुस्कुराया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करता। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ पता भी नहीं लगने दिया। और मुझे तो उस एमएलए और उस हरिदेव पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है अभी जाके दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। इतना कैसे गिर सकते हैं लोग? ये सब पैसे का खेल है, पर हमें गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना है। उन लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है और जो चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी है उन्हें ठीक भी तो करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संजना को उनसे बचाना है। हाँ तुम टेंशन मत लो अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी तो हम ऐसी बैंड बजाएंगे ना कि उनको अपनी परनानी याद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, पर हम संजना को कल सब बता देना है। मैं तो आज ही बताने वाला था, यहाँ पर संजना की जगह तुम आ गई। अरे अब मुझे क्या पता था कि तुम हो। अब माता रानी की मर्जी होगी तुम यहाँ लाने में, मुझे यहाँ लाने में। हाँ ये तो सही है, अब मुझे तुमसे छुपना नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों हंसने लगे। हाँ चलो अब कल आ जाना, वो अनिरुद्ध ओबराय बनकर। और हाँ, उस लॉलीपॉप को भी लेते आना, और चाहो तो अपनी फैमिली को भी। आफ्टर ऑल तुम्हारी हल्दी जो है। ये सुनते अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा, थोड़ा लाल भी हो गया था अपनी हल्दी के बारे में सोचकर। आय हाय, तुम तो शर्मा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो बस बड़ी खुशी हो रही है कि कल मैं संजना को हल्दी लगा पाऊँगा। ओह, मैं तेरी हेल्प करूँगी, तो देख लेना ऐसा कुछ करूँगी ना कि तुम दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा पाओगे, और वो भी किसी को बिना पता चले। थैंक यू किंजल, थैंक यू सो मच। तुम अब साथ हो तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। हाँ, और अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, संजना के साथ मैं हूँ। हाँ अरे अब जाओ अपने घर, पूरी रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? ओह हाँ, कल मिलते हैं। तभी दोनों को किसी के वहाँ आने की आवाज़ सुनाई दी। किंजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना ने वहाँ आते हुए कहा। संजना को अचानक वहाँ देखकर किंजल घबरा गई। उसे लगा कि आज वो और अनिरुद्ध दोनों पकड़े गए। तुझे पूछ रही है ऐसा क्या घूर रही है? वो तो बस हम और भी था यहाँ कोई? ये सुनते ही किंजल ने पीछे देखा तो अनिरुद्ध वहाँ पर नहीं था। अनिरुद्ध जाके टंकी के पीछे छुप गया था। नहीं मैं ही थी, बस थोड़ी हवा खाने के लिए आ गई थी। बता के तो जाती, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल अब नीचे। हाँ, किंजल और संजना जाने लगी। तभी वहाँ का हवा का झोंका आया और संजना की चुन्नी टंकी के पास उड़कर गिरी। संजना उसे लेने के लिए टंकी के पास जाने लगी। किंजल भी नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध वहाँ पर छुपा हुआ है। अनिरुद्ध ने जैसे देखा कि संजना उस ओर आ रही है, वो तो थोड़ा पीछे हो गया। तभी संजना ने जाके अपनी चुन्नी उठा ली और कंधे में डाल ली। हवा के कारण चुन्नी अनिरुद्ध के ऊपर आने लगी। अनिरुद्ध उसे जल्दी से चुन्नी पकड़ी और अपने माथे पर से हटा ली। संजना को यह एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसकी चुन्नी पकड़ी हो, और ये एहसास
भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने का एहसास महसूस कर पा रहे थे, जैसे उनका प्यार उन्हें खींच रहा हो। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।